हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जिसमें कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है ये 5वां हमने इंक्लूड किया है। यानी ये 5वां वीडियो है जिसमें कि देखिएगा सभी टाइप के लगभग मतलब कि अच्छे सब क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की चांस ज़्यादा रहता है। अगर इस वीडियो को आप इग्नोर करते हैं तो ज़रूर है कि आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है। ओके, तो देखिए सारे क्वेश्चंस अच्छे लिए। कुछ क्वेश्चंस लगेगा कि आपको इजी है, तो जो क्वेश्चन लगे कि इजी है वो क्वेश्चन आप स्किप करके निकल सकते हैं, और जो क्वेश्चंस लगे कि नहीं ये ठीक है तो फिर उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/2, साइन बी बराबर 1/2 है, तो कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसने कहा है जो ए होगा वह कहने का मतलब 0 से बड़ा होगा और बी जो होगा वह 90 से छोटा होगा, ये बात इसने कहा। तो साइन ए बराबर 1/2, तो आपको पता होनी चाहिए कि साइन कितने डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो आपका जवाब होगा कि 30 डिग्री का। इसका मतलब मेरे पास ए बराबर है 30 डिग्री। ओके, फिर कहता है साइन बी, तो साइन बी बराबर 1/2 दिया है, तो साइन कितने डिग्री का मान होता है 1/2, तो जवाब वही होगा कि 30 डिग्री का मान ही 1/2 होता है। लेकिन यहाँ बी यानी थीटा के जगह क्या लिखा है, बी लिखा है, तो इसका मतलब बी बराबर हमें 30 डिग्री दिया है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यानी इस जगह 30 पुट कर देंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं, इस जगह 30 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं, तो आएगा। बस अब यहाँ पर मान आप पुट कीजिए और आपका आंसर कोस ए प्लस वी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोस ए के जगह पर 30 डिग्री प्लस बी के जगह पर भी 30 डिग्री, तो यहाँ से 30 डिग्री मिलकर कितना हो गया कोस 60 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो भी 1/2 होता है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें जो है हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लिए हैं। हालांकि 2-4 क्वेश्चन साइंस के भी आ सकते हैं। ओके, तो वो भी बढ़िया क्वेश्चंस होगा, ज़रूर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अजीत ब्रिज का भाई है, चरण अजीत का पिता है, यानी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया जो ब्लड रिलेशन से है। तो ब्लड रिलेशन से तो एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है कि नहीं। तो देखिए अजीत ब्रिज का भाई है, ब्रिज का भाई कौन, अजीत। तो ये इसके बारे में जेंडर पता चल गया। देखिए यहाँ मैं जो लूँगा पुरुष को प्लस और महिला को माइनस से सूचित करूँगा, तो समझ जाइएगा। और भी कोई कंडीशन जो होगा मैं उसको आगे बताऊंगा, समझिएगा। तो अजीत जो है ब्रिज का भाई है, ब्रिज का भाई है, लेकिन अजीत ये ब्रिज के बारे में कुछ नहीं बताया कि ये पुरुष है कि महिला, लेकिन अजीत के बारे में हमें पता चल गया कि भाई है, तो इसका मतलब वो पुरुष है। क्या मेरी बात को समझ रहे। चरण अजीत का पिता है, यानी इसका पिता जो है वो चरण है। मैं जो भी है यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CH मतलब चरण। तो चरण पिता है। जब पिता का यानी बेटा
बाप का रिलेशन हो तो आप ऊपर खम्मा सीधा कर दीजिएगा। जब भाई बहन का हो तो ऐसे वाला रिलेशन लीजिएगा। जब पति पत्नी का हो तो आप ऐसे वाला रिलेशन लीजिएगा। आगे आपको समझाते हैं। अगर इस तरीके से आप कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तरीका नहीं, वो भी बताऊंगी कि कैसे प्रश्न का आंसर जल्दी आ सकता है। बात समझने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए, चरण अजीत का पिता है, ठीक है। दीप ईसा का भाई है। दीप और ईसा अभी तक में यहाँ तक कहीं आया है क्या? इन जो डायग्राम हमने बनाया कहीं आया क्या? नहीं। तो मैं इस लाइन को अभी इग्नोर करूँगा। अब आगे देखूंगा कि क्या कह रहा है। ईसा ब्रिज की पुत्री है। ईसा ब्रिज की पुत्री है, तो ब्रिज तो आ गया है। ये जो मैंने माना है ब्रिज को माना है, ब्रिज आ गया। इसकी पुत्री कौन? ईसा। तो मैंने क्या कहा कि जब पिता बेटे की बात हो, पिता पुत्री की बात हो, तो इस तरह का रिलेशंस को दर्शाना। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पिता है, पिता से हमको पुत्र में जाना है तो नीचे जाना होगा, और पिता से अगर यानी यहाँ से हमको बाप में जाना होगा, मैं कहने का मतलब पिता की ओर जाना होगा तो ऊपर ले जाना होगा। जैसे यहाँ क्या कहा, अजीत का पिता चरण है, यानी चरण अजीत का पिता है, तो हमने ऊपर ले गया है ना। तो इस बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा और इस तरह से जल्दी आपका क्वेश्चंस जो है बनेगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आगे जो क्या कह रहा है। जिसका विवाह जीत से हुआ है, ये इसकी पुत्री है। पुत्री कहने का मतलब क्या है? यहाँ तो कह रही है पुत्री है, इसका मतलब माइनस लिए यानी महिला का चिन्ह से दर्शाए। तो ईसा ब्रिज की पुत्री ये हो गया। जिसका विवाह जीत से हुआ है, यानी इसकी जो विवाह हुई है जीत से हुआ है, तो ये अगर लड़की है तो इसका शादी कहीं ना कहीं लड़का से हुआ होगा, है ना। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक पुरुष हो गया। बात समझ रहे हैं? अब आगे चलते। दीप ईसा का भाई है। ईसा यहाँ है और इसका भाई कोई दीप है, कोई दीप है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये दीप जो है ये प्लस है, यहाँ डी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब हमसे पूछा है कि दीप का नाना कौन है। दीप का नाना कौन है? तो ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों जो इसका पुत्र और पुत्री है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो भी हो, हालांकि इसका जेंडर तो नहीं बताया है, जेंडर नहीं बताया, तो इसका पिता या माता ये हो सकती है। और इसका पिता कौन? ये चरण नाम का जो भी व्यक्ति है ये इसका पिता होगा, क्योंकि ये दोनों यानी कहने का मतलब ब्रिज का ये भाई है, तो इसका मतलब ये भी कुछ ना भाई या बहन तो होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये ब्रिज का भी पिता यही है। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन देखूं तो कहीं ना कहीं अगर ये मान लेते हैं कि बेटी हुआ, तो इसका मतलब बेटी का ये जो बेटा है तो वही तो हो जाता है, नानी या नातिन हो जाता है। तो यहाँ से रिलेशन इसका क्या निकलता है कि ये इसका नाना होगा। क्या होगा? नाना। दीप का नाना कौन होगा? हालांकि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पर कहा भी नहीं कि दादा। दादा भी कहता तो आंसर होता चरण ही, तब पर भी आंसर चरण ही होता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो जरा समझने का कोशिश कीजिएगा और इस तरह से जल्दी आंसर आता है। और दूसरा तरीका लगाइएगा, देखिएगा कैसे आता है। तो ऐसे जल्दी आता है, इसलिए आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो मैंने धारा चैप्टर से क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार जो रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चंस धारा चैप्टर से बहुत पूछा गया है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर निकल कर देखिएगा, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि एलपी का मैंने टोटल 29 शिफ्ट का यानी ऑफिशियल पेपर का जो सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, जिसमें कि फुल सॉल्यूशन भी कराया और अलग से मैथ और रीजनिंग का यानी क्वेश्चंस को करवाया है।
जिसको देखिएगा वहाँ भी बहुत चीज़ आपको सीखने मिलेंगे। तो आगे जारी करते हैं। देखिए, दो समान प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम के समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक, तो यानी टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले कह रहा है कि दो समान प्रतिरोधों का यानी 10-10 ओम का समांतर क्रम में लिया है। तो समांतर क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये करते हैं। अगर और भी ज़्यादा रहता तो ये करते हैं। तो ये आपका समांतर क्रम के लिए होता है। किसके लिए? समांतर क्रम कहने का मतलब, अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी बैटरी से या वोल्टेज से मैं किसी दो प्रतिरोध को कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये R1 ये R2 या कुछ भी हो सकता है, ये R2 ये R1। तो ये जो क्रम होता है आपका समांतर क्रम। और समांतर क्रम के लिए इक्विवेलेंट प्रतिरोध यानी दोनों मिलकर कितना प्रतिरोध बना लेगा, अगर इस तरह से हम लगा दें तो किसी भी सर्किट में तो कितना हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है। तो हमें निकालना है, या तो इसको RP भी लिख सकते हैं, यानी पैरेलल। समांतर क्रम करने का मतलब क्या? पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल जाएगा 1/10, क्योंकि दोनों बोला है कि 10-10 ओम का है। दोनों क्या बोला है? 10-10 ओम का है। तो चाहे जो भी मानिए R1 R2। तो ये तो यहाँ से R इक्विवेलेंट सोल्व कीजिएगा तो मेरे में से 5 ओम आ जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको सीधा कर लीजिएगा, 5 ओम आ जाएगा। ओके, तो अब कह रहा है कि जब ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध हो गया तो आगे संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये दोनों मिलकर 5 ओम बन गया। यानी कहने का मतलब ये 5 ओम और इसके आगे एक और जो है 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, ये 10 ओम का। तो अब क्या होगा? तो श्रेणी क्रम कहने का मतलब, श्रेणी क्रम में अगर R इक्विवेलेंट देखा जाए या RS भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, तो R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 ये है, ये R2 ये है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5 ये वाला और ये 10। तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 15 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ओम। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो फिर गुजारा नहीं होगा। तो ज़रूर समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो अब इस क्वेश्चंस को कीजिए। देखिए, मेरे करने से पहले आप भी रोककर वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिएगा। मैंने इसमें अधिकतर अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं। अगर आप पूरा नहीं देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। ये इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। यहाँ पर कौन लिखा? देखिए, एक त्रिभुज PQR है जिसमें PQ पर एक बिंदु S इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PS बराबर QS है। तो यहाँ पर कुछ कौन दिया है, तो हम जो क्वेश्चंस कर रहा है मैं वो कर देता हूँ। एक त्रिभुज बना लेता हूँ। कौन? PQR मैंने एक त्रिभुज बनाया और इसने कहा PQ पर S बिंदु इस प्रकार स्थित, यानी यहाँ PQ पर एक S बिंदु है। S बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS, यानी ये RS बराबर PS बराबर QS, यानी ये भुजा और ये भुजा तीनों के तीनों आपस में बराबर है। तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है कोण QPR बराबर 15 डिग्री। कोण QPR बराबर कितना दिया है? 15 डिग्री। तो QPR यानी इस कोण के बारे में 15 डिग्री दे दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे? जब यहाँ पर कहने का मतलब ये 15 और ये भुजा आपस में बराबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए
कि ये कोण भी सेम होगा। अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये कोण भी सेम होना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये भी 15 डिग्री, ये भी कितना 15 डिग्री। बात समझ रहे हैं? हालांकि इसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि जो कह रहा है पहले मैं कोण को तो फाइंड कर लूँ कि कौन सा कोण कितना है। हालांकि चलिए मैं लिख लेता हूँ कि कौन सा हमको पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। 2 कोण PQR माइनस कोण PRQ, हमसे ये पूछ रहा था। हमें PQR चाहिए और PRQ चाहिए। PQR चाहिए यानी ये कोण चाहिए, और उसके बाद PRQ यानी ये टोटल चाहिए हमको, ये टोटल चाहिए। बात समझ रहे? तो अब मैं इसको फाइंड करता हूँ। तो जब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है ना PSR, तो इन तीनों का कोणों का योग क्या होगा? इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 15 15 30 हो गया। तो बाकी बात ये बचा हुआ कोण जो है ये कितना? तो आपका ये जवाब होगा कि ये 150 डिग्री होगा, है ना। आप थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट कीजिए। जब ये 150 है तो ये पैरेलल यानी सीधी रेखा है। तो यहाँ पर ये, जब मैं कहता हूँ कि इस तरह से कोई एक रेखा है और इस पर अगर ये कोण आपका मान लेते हैं कि 120 है, तो ये कोण कितना होना चाहिए? 60, क्योंकि इन दोनों का यहाँ पर जो कोण बनता है टोटल 180 डिग्री का। तो उसी तरह से अगर ये 150 डिग्री का तो ये 30 डिग्री का। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री है तो ये बाकी कितना 180 में 30। बात समझ रहे? तो ये 30 डिग्री का। जब इसने कहा कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो जब कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कोण और ये कोण इक्वल होना चाहिए। ये कोण और ये कोण, कहने का मतलब फिर से थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो मैंने इतना चीज़ तो फाइंड कर लिया। जब मैं देख रहा हूँ कि ये वाला भुजा क्या है? आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर था, तो ये वाला और ये वाला कोण इक्वल हो गया। तो इसी तरह से ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होगा कि नहीं? अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 30 है प्लस ये दोनों कोण इक्वल है, तो मान लेते हैं इसे x क्या मान लेते हैं? x। तो 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 150 x बराबर बटे 2, यानी x बराबर क्या आ गया? 75 डिग्री। क्या आ गया? 75 डिग्री। यानी ये भी 75, ये भी 75। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं आंसर, क्योंकि सभी कोण हमारे पास फाइंड हो चुके हैं जो चाहिए। तो देखिए 2 इंटू PQR, तो ये कितना? 75। ये x का मान कितना आया? 75 माइनस अब PRQ, ये टोटल चाहिए। ये हमको क्या चाहिए? टोटल। तो PRQ क्या है? PRQ यानी ये 15 और ये x, 15 प्लस x है, तो 15 और x कितना? 75। तो 15 और 75 कितना? तो आपका जवाब होगा कि 90। तो 90, तो यही तो है PRQ, है ना टोटल। तो PRQ, तो यहाँ से 75 दूनी 150 माइनस 90, तो यहाँ से घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी इस प्रश्न का आंसर जो है हमारे पास 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस तरह के प्रश्न नहीं कर पाते हैं। और अगर आपके पास पहले आ गया तो प्रैक्टिस कीजिए ना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। क्या कह रहा है? 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में ईंधन की खपत का खर्च 1680 रुपये है। यदि कोई ईंधन की खरीद पर
2415 रुपया खर्च करता है तो वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि 160 किलोमीटर दूरी तय करने में 1680 रुपये खर्च होता है ना, 1680 रुपये खर्च होता है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना, तो आपका यहाँ से जवाब होगा 1680/160। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में इतना खर्च हो रहा है, तो हमें चाहिए इतना रुपया में कितना दूरी तय करना होगा, इतना रुपया में कितना दूरी तय करना होगा। या तो आप इसे रुपये में भी चेंज कर सकते हैं, तो 1 रुपये में कितना किलोमीटर चेंज होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इतना रुपए हमारे पास दिया हुआ है 2415, हमको 1 किलोमीटर का इतना पड़ रहा है, तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर के दाम से अगर भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कितना किलोमीटर दूरी निकलेगा। 1680, ये नीचे में 160 है तो ये ऊपर ऐसे नीचे 160 लिखते हैं, तो इसका डायरेक्ट हम 160 ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से ये कट गया, 8 से 2 बार में 8 से 8 दूनी 8 है 21। अब और किसी से कट सकता है क्या, देखते हैं, 3 से कटा देते हैं या 7 से ही कटा देते हैं। 3 बार में 7 से ये 7 दिया 21 बच गया, 3 7 चौक 28, 7 बचे 35। और 3 से कट सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कट सकते हैं। 3 और 3 एक 3 बच गया कितना, 1 3 बचे 15। तो 100 बच गया कितना, कहने का मतलब 115 गुना 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 230। तो यानी जो है इतना रुपए में 230 किलोमीटर चलेगा। ओके, तो इसको और भी किसी तरीके, जैसे यहाँ रुपया को भी चेंज करके कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ किलोमीटर बराबर निकाल कर किया, आप 1 रुपया बराबर निकाल के कर सकते थे। तो इसके लिए कोई भी तरीका आसान ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन PQR एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए मैं एक अलग तरीका जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो, हालांकि इसके जो और भी तरीके मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो बताया है तो उसको भी सीख सकते हैं, और मतलब कि बहुत सारे वीडियो में इसके तरीके और बताएं। लेकिन जब एक साथ वाला हो तो क्यों उतना हम एलसीएम मेथड निकालने जाएं। यहाँ पर कहा है कि 3 वे एक साथ काम कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर है, एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं समय निकालने के लिए। यहाँ पर 3 गो डाटा दिया हुआ है, तो इसको x, इसको y और इसको z मान लीजिए। तो x y z अपॉन, देखिए x y प्लस y z प्लस z x, इसको आप पुट कीजिए, आपके आंसर मतलब कि बहुत जल्दी आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर एलसीएम मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए 10 15 20, ओके, अपॉन देखिए x y है, x y यानी 10 गुना 15, y z 15 गुना 20, z x 20 गुना 10। बस इसको हल कीजिए, देखिए आप आंसर तक कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ऊपर जो है रहने देते हैं, नीचे 15 ढंग 150, ये 300 और ये 200। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जो भी हो उसको नहीं हम गुना कर रहे हैं ताकि कटाने में आसानी होगा। ओके, तो 3 दो 500 और 1 600, 650। तो यहाँ से आप देखिए कटा 5 से 3 बार में, 5 से ये 13 बार में। तो नीचे 13 आया, ऊपर 3 दूनी 6 ढंग 60, यानी 60/13। लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं, इस तरह से ऑप्शन दिया था, तो इसलिए मैंने इसको पेन से ही लिख दिया, क्योंकि टाइपिंग करने में नहीं हो रहा था।
तो इसलिए तो अब हमें 60/13 मिला है। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाएं तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आप यूनिट डिजिट देखकर मार सकते हैं। जैसे 8 या 24, 8 20, लास्ट में 0 आएगा, इसका मतलब ऊपर में लास्ट में 0 है, ये आंसर हो सकता है। 4 या 12, 3 15 है ना, 13 चौके 52, 3 57 ही होता, 52 3 55 ही होता, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर उसी तरह से 3 चौके 12 7 19, यानी लास्ट में 9 आता, तो ये भी नहीं होता। यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता, इसके नीचे में 13 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, है ना। तो इसको जल्दी करने का ये तरीका है कि ये इसके लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं। हालांकि फिर जो मैं एलसीएम मेथड से बताता था, पी क्यू आर वाला, इस तरह से 10 15 20 इस तरह से जो लेकर बताता था, वो भी तरीका अच्छा है, उससे भी आता है जल्दी आंसर। लेकिन जब एक साथ वाली बात हो तब आप ये वाला लगा लीजिए तो बेटर रहेगा। अगर 2 ही डेट के बारे में बात करें तब आप अगर जैसे कि 2 ही यहाँ पर बंदा होता, पी और क्यू होता, और यहाँ पर 2 ही डेट दिया रहता और वे एक साथ करने के लिए बोलता, तब आप लगाते हैं वहाँ पर जो फार्मूला लगाते टाइम बराबर x(y)(x+y), इससे आपका जल्दी आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट एक निश्चित मूलधन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज 100 रुपये के मूलधन पर 20% की ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कर देखिए, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। क्वेश्चन को अगर समझ लिए तो आपसे क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो कहा है कि जो एक निश्चित मूलधन राशि है, यानी मूलधन है, निश्चित मूलधन है, जिसका 10% पर 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा वह 1000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का रानी अगर मैं यहाँ पर लिख कर समझाना चाहूँ, जैसे कहने का मतलब PRT/100 जो होगा ये SI होगा। ये क्या है? SI। और इसने कहा है कि CI का आधा होगा। CI का जो ये वाला है, जो दिया हुआ है डाटा, उसका आधा होगा, ये बात इसने कहा है। तो मैं यहाँ पर CI का फार्मूला लगाऊंगा, P/1 + R/100 पर पावर n - P, ये लगाऊंगा। इससे लगाने से बेहतर है कि चक्रवृद्धि ब्याज का आप जो है शॉर्टकट लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। तो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन 1000 दिया है और रेट 20% दिया है और टाइम 2 वर्ष दिया है, 2 ईयर दिया है ना। तो जब 2 वर्ष का हो और रेट ये है, तो 2 वर्ष के लिए जो CI का हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि x+y/xy/100 जो होता है 100% किसका? मूलधन का, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पर निकाल कर देखिए, आराम से निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर कहता हूँ कि x कितना, x नहीं, ये देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने चीज लिख दिया, हालांकि है सही। अगर दो तरह का रेट दिया रहता तो सही। यहाँ पर R लिख सकते हैं, R+R/R/100। ओके, ये चीज़ लिख सकते हैं, R जो रेट दिया है। तो मैं यहाँ पर 20 + 20/100 इंटू P। ये P कितना है? P 1000 है, तो इधर आप 1000 पुट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से देखिएगा तो 20 20 40 और इधर 20 कट गया 4, तो 44 आ गया। कितना आ गया? 44। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? परसेंटेज। क्या लिखा है? परसेंटेज, नीचे में 100 भी आएगा। तो ये 44/100 गुना 1000, तो इसको कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 440। क्या आ जाएगा?
40 आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी ये CI निकल गया आसान तरीके से, आप समझ रहे हैं। हालांकि और भी इसके तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके मैंने बताए, हालांकि सारे तरीके इफेक्टिव हैं। मेरे द्वारा जो है वो लोचा वाला सिस्टम नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन में लोचा मिलेगा। जो जिसका मान लीजिए कोई दूसरा तरीका ही ना हो तो फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए CI क्या आ गया मेरे पास, तो आपका जवाब होगा कि 440 आ गया। कितना आ गया? और इसने कहा है कि CI का जो SI होगा वह अधिया होगा, अधिया। तो CI है 440 और ये 2 से भागा, इसका मतलब यहाँ 220 रखने के लिए इसने कहा है जो SI होगा। तो बस अब रखिए, मान रखिए P निकालना है, R हमें 10% दिया है, T 4 वर्ष दिया है, बटे 100 बराबर 220 है ना। तो यहाँ से आप अगर देखो तो ये कट गया 4 से, ये 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 बार में कट गया। यानी P बराबर जो बचा 55 गुना 10 यानी 550। देखिए भले ही हमको क्वेश्चन कराने में टाइम लगता हो लेकिन करने में नहीं। तो अगर आप एक बार क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपकी भी हैबिट हो जाएगी कि आप भी उसे फास्ट करें। और क्वेश्चन करने का कहने का मतलब, अगर चाहते हैं कि आपका क्वेश्चंस जो है जल्दी बने, तो आपके इसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये गुना भाग करने की जो तरीका है वो फास्ट होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। क्योंकि मैं अधिकतर सारे वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट को बताने का कोशिश करता हूँ जहाँ लागू होता है। तो समझिए, देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है। और यही समय है जब आप अपने मैथ को बूस्ट कर सकते हैं, यानी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। और ऐसा कोई मैथ का कोई जड़ी बूटी होता नहीं कि आपको मैं कोई जड़ी दे दूँ और उसे आप खा लो और आपका मैथ मजबूत हो जाए। मैथ एक ही चीज़ कहता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सको उतना ज़्यादा बनाइए, आपकी मैथ बोलने लगेगा, बात समझते हैं। और जो इस मैथ में फंसते हैं उसको दिन भर बनाइए, जब तक ना बने तब तक बनाते रहिए। तो इससे जो होगा, कहीं ना कहीं अगर उस तरीके से आप किए तो वो निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो तरीका जो है आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस में फंसते हैं ना, तो उसको भले ही टाइम लगे, 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, लेकिन अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। 1 दिन में नहीं बनेगा, 1 घंटा में नहीं बनेगा, 2 घंटा में। अगर 2 घंटा में नहीं बना, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर कहीं से घूम फिर के आइए, फिर बनाने का कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो मैं कहता हूँ कि ये सब जो है आप नहीं पढ़ा कीजिए टाइम वेस्ट करने के लिए। आप डायरेक्ट कथन और निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए, जिससे कि ये पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो कहीं ना कहीं बचेगा। जो कि सारे जितने भी कथन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारे में यही बात कहता है कि ध्यान से पढ़िए, उससे तर्क निकालिए, मतलब कि कहीं ना कहीं वो निर्देश देने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश ना कीजिए टाइम वेस्ट करने के लिए। कथन क्या कर रहा है, P केवल 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। ठीक है, समस्याओं पर जोर देती है। तो कथन ने ये कहा। अब निष्कर्ष क्या निकल सकता है इसका, बढ़ती जनसंख्या भारत में सबसे बड़ी समस्या है। क्या ये निष्कर्ष निकल सकती है? इसने कहा कि 2001 से 2015 के दौरान भारत की जनसंख्या और उससे संबंधित समस्याओं पर जोर देती है। तो इसका मतलब जनसंख्या समस्या तो है ही, बढ़ती जनसंख्या समस्या तो है ही, लेकिन उससे संबंधित और भी तो समस्याएं हैं जिस पर वह जोर देने की बात कर रही है, उससे संबंधित। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ही जनसंख्या वृद्धि हो। तो इस हिसाब से ये अनुसरण नहीं कर सकता है, बात समझ रहे। दूसरी पुस्तक P एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो भारत की जनसंख्या की समस्या से संबंधित है। देखिए, जब भी
कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, ये ओनली वाली चीज नहीं आना चाहिए। एकमात्र, जहां एकमात्र दिख गया तो आप उसको तुरंत गलत करने का कोशिश कीजिए। एकमात्र वाली चीज नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो अधिकतर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, 99% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि एकमात्र वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो ये जैसे ही दिखे ओनली, एकमात्र, सिर्फ, यह सब अगर लिखा मिले तो उस स्टेटमेंट को यानी उस कंक्लूजन को तुरंत कट कीजिए कि ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या नहीं कह सकते हैं, उससे बड़ी समस्या और भी कुछ हो सकती है, भुखमरी भी तो हो सकती है, मेरी बात को समझ रहे हैं? उससे बड़ी समस्या और भी हो सकती है, नल जल भी हो सकता है, तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। सिर्फ जनसंख्या वृद्धि ही नहीं, जनसंख्या वृद्धि बहुत सारे देशों में भी हो रही है, तो ये बड़ी समस्या नहीं, सबसे बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है लेकिन सबसे बड़ी नहीं। तो इस हिसाब से दोनों ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है यहाँ पर, ये वाला। ओके, नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो अब अभी भी अगर आप अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो दोस्त कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि बाद में नहीं मिलेंगे, ये बात फिक्स है। तो आप एक बार पहले देखिए पूरा, सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, लेकिन लाइक अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि देखिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं लगता है कि चलिए जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, बात समझ रहे? तो ये बात हमें और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब हमें आगे और भी आपके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ और मैं करूं। ओके, तो देखिए समझिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि यह पिछले कुछ वर्षों से 10% की वृद्धि दर बढ़ रही है तो पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? जब ये बात पूछ रहा है तो यहाँ पर भी आप वही कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हालांकि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप ये फार्मूला लगाइए, वो ओल्ड मेथड है। हालांकि यहाँ पर देखिए, जो अभी कुछ देर पहले उस चक्रवृद्धि ब्याज वाले में आए थे, मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को भी आप सीखिए, और मैं यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ और उससे भी ज़्यादा ईजी होगा, समझिएगा। ये 10% को आप पकड़िए, 10% का मतलब क्या? 1/10। तो कहने का मतलब पहले 10 था और अगले वर्ष जो है 1 बढ़ गया तो 11 हो गया, यानी ये पहले जो था मतलब कि पिछले ईयर से, तो यहाँ पर मैं कुछ उसके लिए करता हूँ पहले, यहाँ पर लिखता हूँ पहले, और इधर जो होगा बाद वाला, इधर जो होगा बाद वाला। ओके, तो जो कि यहाँ पर दिया है कि 2 वर्ष के बाद इतना है, अभी नहीं वर्तमान में, तो इसको आप वर्तमान भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? वर्तमान। ओके, तो पहले 10 था, 1 बढ़ गया, 11 हो गया, लेकिन इसने कितने साल के लिए बढ़े? 2 वर्ष के लिए। जब टाइम 2 हो तो इस पर पावर आप 2 लगा दीजिए, पावर क्या लगा दीजिएगा? 2। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस अब यहाँ से आपका जो निकलेगा देखिएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। तो वर्तमान में कह रहा है कि इतना है, और हमने कितना निकाला? 121। इस 121 अनुपात के बराबर ही 60500 ये है, तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू। 121 की वैल्यू हमें इतना दिया है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो ये आप सीधा सीधा देख रहे होंगे कि 5 गुना है, 5 गुना कहते हैं 500 गुना है, तो आप इस 100 का भी आप 500 गुना कर दीजिए ना, 500 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 500 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो यानी कहने का मतलब 5 पर 4 जीरो, ये आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से वहाँ भी निकाल सकते थे, इस तरीके से वहाँ भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मैंने बताया उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ब्याज जो होगा, CI जो होगा
वह रेट प्लस रेट इंटू रेट इंटू यानी रेट इंटू रेट बटे 100। ये वाला भी आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। परसेंटेज, बगल में परसेंटेज लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो रेट कितना 10 10 10 20, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, या तो आप 2R भी लिख सकते हैं। तो 20 और इधर 10 इंटू 10 100, तो ये कट जाएगा 100 यानी 21, यानी CI जो है 21% है। कितना है 21%। और इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं, तो मूलधन को अगर 100 मानते हैं तो अमाउंट क्या हो जाता है। अमाउंट, मैं यहाँ पर अमाउंट मिश्रधन की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ भी ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये मिश्रधन ही है और कहीं ना कहीं ये मूलधन ही है। अगर मैं यहाँ पर उस तरीके से देखूँ तो इतना है मूलधन और ये आपका CI, तो अमाउंट कितना 100 प्लस 21 121%। क्या बात को समझ रहे हैं। और इसी 121% का मान इतना दिया है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट देखिए ये सीखने के लिए आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर वो सारे तरीके को सीखिएगा जो अच्छे स्टूडेंट किया करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, अगर आप कहीं टेस्ट वगैरह लगाने चाहते होंगे, तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप ये सब तरीके लागू करते होंगे। अगर फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, अगर आपसे कोई सीनियर है, तो वो कहीं ना कहीं देखिएगा कि आप जो प्रश्न को 1.5 मिनट 2 मिनट लगाते हैं, आपके सामने वाले उसको जो सीनियर स्टूडेंट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 से 20 सेकंड लगाएंगे। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 30 सेकंड लगाएं। बात समझ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं यही सब तरीके को इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल तरीका से कम नहीं चलेगा। आप सोचिएगा कि a+b का होल स्क्वायर से मेरा एग्जाम फाइंड हो जाएगा, नहीं होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। और a+b का होल स्क्वायर से मोदी जी को बहुत नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं इस बात को। वही तो लेके डूबा है, तो आपको भी लेके डूब सकता है। तो उन सब बातों से छोड़िए, लेकिन तरीके को समझिए। वो अब जो सोचिएगा कि नूनू बाबू करके निकल जाएगा, गलत सोच रहे हैं। निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक, श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी कहा, यदि सभी संख्याएं श्रृंखला से हटा दिया जाए, जो ये सीरीज दिया हुआ है इससे बोलता है संख्या को हटा दी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बाईं से 10वीं होगी। बाईं से 10वीं, ये बाईं है और ये दाईं है, यानी इधर से 10वां लेना है, इधर से हमें 10वां जाना है। लेकिन कब, संख्या हटा देने पर। तो मैं कहता हूं कि आप क्यों अब लिखने जाइएगा संख्या हटाकर, सीधा आप गिनते जाइए ना, सिर्फ संख्याओं को छोड़ दीजिएगा। 1 2 3 4 5, दोनों संख्या को छोड़ दिए, 6 7 8 9 10। कौन सा आया, एल मेरा राइट आंसर जाएगा। अलग से आप क्यों लिखने जाइएगा कि अब मैं अलग से लिखूं, 2 9 को नहीं लिखूंगा, 3 को नहीं लिखूंगा, 7 4 को नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसने कहा है संख्या हटा दीजिए। जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट काउंट कीजिए संख्याओं को, जो संख्या उसको छोड़ना ही, गिनना ही भूल जाइए, आसानी से निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक जो है आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ए का स्थानीय मान कितना 1, जेड का 26, बी का 2, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर याद है। अब देखिएगा कैसे, जी 7 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, है ना। अब इन सबको मैं ऐड करके देखता हूँ, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। 12 7 19, पहले मैं जो आसान होता है उसको जोड़ लेते हैं। 15 5 20 हो गया, और 12 2 14, 34 7 41, कितना हो गया। इस सभी का योग जो है मेरे पास 41 है, लेकिन यहाँ पर भाई 40 दिया है। क्या किया है, 40 दे दिया है। तो इसका मतलब इसमें 1 घटा के लिखा है, यहाँ पर 1 घटा के लिखा है। फिर देखता हूँ क्या वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है क्या। तो जी का मान 7, आर का मान 18, ए का मान 1, एस का मान 19 और एस का मान 19। तो ये है, इन सभी को ऐड करके देखूं
तो क्या जो चीज़ यहाँ पर लागू हुआ क्या वही चीज़ यहाँ भी लागू हो रहा है क्या? अगर हो जाए तो फिर वही चीज़ इसमें लागू कर दीजिएगा, आपका जल्दी। तो हालांकि देखिए जल्दी करने का एक ही उपाय है कि आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। तो 19 दूना 38 और यहाँ पर भी 19 दिया 57 7 54, 57 7 54 कहते हैं 64, इसको ऐड किए हैं तो 64 और 64 से ये एक कम है ना 63। तो सेम प्रोसेस है, तो वही चीज़ आप इसके लिए कीजिए। H8 A1 N 14 D4 Y 25 सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना होता है। अच्छा यहाँ 14 है, 14 4 25, तो 8 1 9 14 9 23 23 4 27 और 25 27 25 52 27 25 52 ही होना चाहिए, 7 5 12 2 2 4, हाँ 52 में एक घटाइए कितना 51, तो हमारा राइट आंसर 51। तो इसमें था क्या, कुछ था क्या? नहीं ना था, सिर्फ प्लेस वैल्यू याद था जो मैंने लगाया और पता चल गया कि हाँ ये है। यहाँ कभी कभी गुना भाग भी होता है, तो थोड़ा सा अगर गुना भाग होता तो इतनी बड़ी संख्या नहीं देती, यानी इतनी बड़ी नंबर वो नहीं देता। हो सकता है तो 3 अंक का देता, 2 अंक का देता, इतना बड़ा नहीं देता गुना भाग में। तो हालांकि इस टाइप में भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है और इसके लिए एक ही उपाय है, कहने का मतलब कि आपको प्लेस वैल्यू अच्छी से याद होनी चाहिए। तो कर लीजिएगा, 1-2 दिन लगेगा, अगर 1-2 दिन नहीं भी लगे तो हो सकता है किसी को 1 घंटा में याद हो जाए, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चंस को करें तो जल्दी वो करने का उपाय है वही। 2 भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके माता पिता के आयु के बीच के अंतर के समान है, ठीक। तो सबसे बड़े भाई का आयु 15 वर्ष है, यानी बड़े भाई का आयु 15 वर्ष है। छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माता की आयु 37 वर्ष थी। तो यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है तो बड़े पुत्र के जन्म के समय उनकी पिता का आयु क्या है? तो देखिए इसको आप तरीके से अगर करने चल गए ना तो फिर कहीं ना कहीं आपका 7 से 8 मिनट लग जाएगा, निश्चित। आप लगा के देखिए। तो मैं कहता हूँ इसको तरीके से मत कीजिए। इसने कहा कि 2 भाई है और उनके बीच का अंतर समान है, जो कि उनके माता पिता के अंतर के बराबर है। तो मैं कहता हूँ 2 भाई एक होगा एक वाई होगा, उसका एक माता होगा एक पिता होगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही अंतर इसका भी होगा, वही अंतर इसका भी होगा, ठीक है। तो इनमें से कहा बड़ा का 15 उम्र है, तो नहीं कहता मैं इसका 15 एज है, इसका एज 15 है, ठीक है। आगे इसने क्या कहा कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका अंतर जो है 5 हमें दे दिया है, इसका अंतर क्या है 5 दे दिया है। तो इसका भी अंतर 5 होगा, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि जो दोनों भाइयों के बीच का अंतर होगा उनके माता पिता के आयु के बीच के अंतर समान होगा। तो इनके भी 5 का अंतर होगा। अगर बड़का भाई 15 का है तो इसका छोटका भाई कितना 10 का होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? छोटका भाई कितना का होगा 10 का। और इसने क्या कहा आगे देखिए कि जब छोटे भाई का जन्म लेने के समय उसकी माता की आयु 37 थी। माता की आयु कितनी थी? जब ये जो 10 वर्ष का हो गया है तो ये कहीं ना कहीं 10 वर्ष पहले जन्म लिया होगा, है ना। कहीं ना कहीं ये 10 वर्ष जब माता की आयु जो कह रहा है ये कहीं ना कहीं 10 वर्ष पहले जन्म लिया होगा, 10 वर्ष का होगा। तो इसका मतलब इसका उम्र अगर 37 जब इसके जन्म के समय दिया है कि 37 है तो रियल में इसका उम्र कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 37 + 10 47, 37 + 10 47। और जब इन दोनों का अंतर 5 है, अगर कहने का मतलब अंतर 5 है तो ये जो होगा इसका पिता, कहने का मतलब इसका जो पिता होगा कहीं ना कहीं इससे 5 वर्ष बड़ा, यानी 52 साल का। कितना होगा? 52 साल का, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंतर ही तो 5 ना दिया था, तो ये इसमें 42 साल का भी तो हो सकता है कि नहीं? ये भी तो कर सकते हैं। हाँ दोनों हो सकते हैं, या तो 52 के होंगे या 42 के होंगे,
हो सकते हैं, लेकिन ना तो इसमें 52 दिया है ना 42, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारी बात को समझ, अगर इस तरीके से करें तो कितना समय लगेगा, अगर समझ चुके हैं क्वेश्चन तो बहुत कम समय लगेगा। हालांकि आप फिर अलग तरीका लगाने लगे तो फिर आपका हो सकता है खटिया खड़ा। तो देखिए नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम का QR है, जहाँ से आप स्कैन करके जोड़ सकते हैं। अगर नहीं जोड़ सकते हैं तो या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या तो आई बटन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं इसका PDF वगैरह डाल देता हूँ। और मैं टेलीग्राम पर कोई फालतू सब चीज़ डालता नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डालता हूँ जो भी चीज़ होती है। और हाँ, एक अपडेट था आप सबों के लिए, हो सकता है कि कुछ दोस्त MTS और CGL के फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। भले ही अगर आपका इंग्लिश बढ़िया है तो ज़रूर भरिए, नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए कि एग्ज़ाम को अटेंड करूं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम अटेंड करना भी ज़रूरी है, उससे अनुभव होता है। एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए इस बार आप एग्ज़ाम देने गए, भले ही नहीं निकला, लेकिन आपका एक अनुभव होगा कि हमने क्या गलती किया था, वहाँ पर जो है हमारी टाइमिंग क्या थी। ये सब बातों का आपको जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, और जिसके वजह से आप आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जितने भी पुराने वाले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप नया रजिस्ट्रेशन कर दें, भले ही सेम नंबर हो, सेम email ID हो, वो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आज 2 भाइयों का किया, भाइयों कहने का मतलब कि 2 दोस्त का किया, क्योंकि मैं फॉर्म वगैरह भी भर देता हूँ, हमें उतना चीज़ आती है कि मैं फॉर्म वगैरह भी खुद से भर सकता हूँ और दूसरों का भी भर सकता हूँ। तो इतना चीज़ आता है, भले मैं उसको मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं निकाल के नहीं देता हूँ, उसको डायरेक्ट PDF दे देता हूँ। तो मैंने 2 का भरा, तो वही प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें जो है मतलब पुराने वाले रजिस्ट्रेशंस काम नहीं कर रहे थे। मैंने उसका नया रजिस्ट्रेशंस किया और बिल्कुल जो भी पुराने वाले मोबाइल नंबर थे और जो email ID थे उसी से मैंने किया, और प्रॉपर हो जाती है। तो आप ज़रूर कोशिश करें, पुराने वाले को भूल जाए, नया करवा के आराम से भर दें अगर भरना चाहते हैं तो। ओके, देखिए दोस्त, भले ही मैं फीटर ट्रेड से ITI किया हूँ, लेकिन मैं मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं कुछ ना कुछ खुरपाते दिमाग करते ही रहता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं इस पूरे गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, लेकिन हमें ध्यान में नहीं था कि मैं फीटर तो नाम का हूँ, लेकिन रियल में जो मेरे अंदर का कीड़ा है वो इलेक्ट्रिशियन का है। मैं वो सारे चीज़ें कर लेता हूँ जो एक घर में वायरिंग के लिए चाहिए, छोटे मोटे, मतलब कि आपको मैं कभी दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कारकोनी करता हूँ घर में रहकर, तो देखिएगा। तो चलिए आगे, वो सब बात की बात है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर बदलने वाली बात है, तो किसी जैसे यहाँ 2 को 5 लिख देना है और 5 को 2, तो चलिए पुट करके देखते हैं। 15 यानी यहाँ पर 15 तो है ना, 15 को नहीं छेड़ना है, 5 को छेड़ना यानी 5 की जगह पर 2 कर देना है। भागा है तो भागा ही लिखना है, और 6 है तो 6 ही लिखना है, प्लस 10 माइनस 2 के जगह पर क्या करना है, 5 करना है, 2 के जगह पर 5 करना है, और बराबर में 10 आ जानी चाहिए। बराबर में क्या होना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं क्या 10 आती है। तो चलिए, तो 15 दूनी 30, भागा 6 तो 5, प्लस 10 माइनस 5, तो 5 से 5 गया 10 तो आ रही है। तो बिल्कुल एक ही नंबर में सटीक बैठा। हालांकि अगर नहीं बैठे तो जैसे आप एक इसको चेक किया ना, तो डायरेक्ट आप लास्ट वाला चेक करने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये दोनों ना हो तब फिर भी आप किसी एक को चेक कीजिएगा, जहाँ नहीं निकला तो जो नहीं निकला तो उसके बाद अगले को मार दीजिएगा, तो इससे आसानी होता है। हालांकि हमने देखा है अधिकतर, पहले मैं लास्ट से चेक करने का कोशिश करता हूँ, लास्ट में नहीं बना तो फिर फर्स्ट, उसके बाद मैं किसी एक को टच करता हूँ। तो ये मेरी अप्रोच रहती है कि मैं ऐसे इसको करूँ और जल्दी आ भी जाता है। देखते हैं,
चलिए देखिए नेक्स्ट। 3 घंटियाँ एक साथ पूर्व 11 बजे बजती है, वह तीनों क्रमशः 20, 30, 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो पुनः एक साथ कब बजेगी? ठीक है, पुनः एक साथ कब बजेगी? जब इस तरह का हो तो क्या किया जाए? तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। अब ये जो टाइम दिया इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 20, 30 और 40 का। इसका एलसीएम निकालिए। मैं 10 से कटा रहा हूँ, 2, 3, 4। आप कटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, किसी से भी कटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों कटनी चाहिए। अब जो जिससे कटेगा उससे कटा देता हूँ। 2, 1, 3, 2, तो 10 दूनी 20 या 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारा 120 आ गया। और 120 कहने का मतलब 120 मिनट आ गया, जो अगली बार मिलेगा 11 बजे के बाद 120 मिनट पर मिलेगा। 120 मिनट का मतलब क्या? 2 घंटा है ना। इसको अगर 60 से भाग दे दूं, ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदलूं तो 2 घंटा। तो 2 घंटा 11 में ऐड करूंगा तो कितना? 11 1 12 1 बज जाएगा, है ना। 11 में अगर मैं 2 घंटा ऐड कर दूं तो 11 के बाद क्या बजेगा? 12, 12 के बाद 1 बजेगा, है ना। तो 1, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप एलसीएम लगा लीजिए और उतना मिनट में जो भी है तो उसको बदल कर आप कर लीजिए। देखिए दोस्त, हो सकता है कि मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखिए दोस्त ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है और इलेक्ट्रॉनिक सामान कब बिगड़ जाए कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि मेरा कुछ दिन पहले लैपटॉप बिगड़ गया था, जिसको मैंने खुद से सही किया। मेरा एक नियम है कि चाहे वो कितनी भी महंगी सामान क्यों ना हो, सबसे पहले मैं ही उसे खोलूँगा। चाहे वो मेरे घर के टीवी हो, चाहे मेरे घर के फ्रिज हो, उसको सबसे पहले मैं ही देखूँगा कि क्या हुआ है। उसके बाद ही ना हुआ तब फिर जाता है रिपेयर के पास। हालांकि इससे मेरा कई बार बिगड़ भी चुका है बहुत सारे सामान, जो कि मिस्त्री भी उसको नहीं बना सका। तो ये सब होता है और आप लोग में से भी ऐसे होंगे बहुत सारे लोग। तो देखिए यहाँ पर बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। ठीक है, आसमान छू रही है कथन कहा। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। देखिए कीमतें आसमान, अभी पेट्रोल दुर्लभ वस्तु नहीं बनी है वर्तमान में। अभी के समय में दुर्लभ वस्तु नहीं बनी है। भले ही महंगी है, कीमतें आसमान छू रही है, दुर्लभ नहीं बनी है वर्तमान में। तो ये निष्कर्ष गलत। दूसरा, लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ दुर्लभ है। जैविक ईंधन अभी भी उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है, अभी भी दुर्लभ है कि नहीं। अब सोचिएगा कि मीथेन गैस, मीथेन क्या है? जैविक ईंधन है। क्या वो प्रॉपर मिल सकते हैं आपको जहाँ चाहे वहाँ मिल सकता है क्या? नहीं, वो दुर्लभ वस्तु है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु है, ये गलत है। तो इसका मतलब ये भी गलत, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कह दिया जो इसको कहना चाहिए था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं। ओके नेक्स्ट। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको सारे टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी ये 5वां वीडियो है। मैं टोटल आपको 30 वीडियो दूंगा, तो ये 30 में से ये 5वां वीडियो था। 30 प्रैक्टिस पेपर मैं खुद से आपको करवाऊंगा। तो आप बेझिझक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप ये नहीं सोच पाइएगा कि मेरे मैथ के वजह से सिलेक्शन रुका है। हाँ समझ रहे, आपकी मैथ के वजह से सिलेक्शन नहीं रुक सकती है। बस आपका मैथ यहाँ से कहीं ना कहीं आपका मैथ मजबूत ही होगा अगर हम मेरे द्वारा कराए हुए अधिकतर वीडियो को देखते हैं तो। हालांकि और भी सब्जेक्ट मैंने कराए हैं, जाकर देखिए। प्रीवियस ईयर का फुल सॉल्यूशन कराया है। तो भले ही हो सकता है कि कुछ टॉपिक, ऐसा नहीं कि मेरे सारे टॉपिक बढ़िया हैं, मेरे भी कुछ टॉपिक वीक है, लेकिन मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है। बात समझ रहे? और साइंस भी, जीके सभी के वही रहते हैं। जो आपका है वही मेरा है, जो और का भी होगा। भले ही होगा, ये हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जीके पढ़ा हो तो इसका मतलब, और करंट अफेयर जो पढ़ा, तो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा मार सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि अधिकतर जीके अब नाम मात्र का रह गया है एग्जाम में, है ना। तो ज़्यादा जीके और करंट अफेयर पर ध्यान देने की कोशिश ना करें, लेकिन जो टॉपिक हॉट टॉपिक समझते हैं, जो कि जिससे पूछे जाने की संभावना हो, उस तरह के करंट अफेयर को आप पढ़ा कीजिए। बात समझ रहे हैं? या तो किसी ऐसा चैनल का वीडियो उठाइए जो कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाता हो और उसी में वो कवर कराता हो टोटल चीज़ें, उसका देखा कीजिए। उसी में वो टोटल चीज़ें आपको मिल जाएगी। 1-1.5 घंटे वाली वीडियो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है करंट के लिए, क्योंकि आप 1-1.5 घंटे पढ़कर भी आप उतने ही नंबर करने वाले हो जितना आप 10 से 15 मिनट में आपको मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई करा रहा है तो आप ज़रूर करने का कोशिश कीजिए करंट अफेयर का, उससे आपका एक अपडेट बना रहेगा। तो इस तरह की चलिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। भले ही हमारी वीडियो लंबी होती है, कहीं ना कहीं आपके लिए आपका जो है समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। और मैथ में आप सोचिएगा कि शॉर्टकट हर जगह काम करे, नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, करना चाहिए इस क्वेश्चन को, डाइस वाला क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, तो मैं इसके लिए एक ट्रिक ही समझिए, ट्रिक ही बताता हूँ। हालांकि मारने का तो मैं जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ एक कॉमन है, इसका मतलब 5 का या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या 3 का 2 होगा या तो 6 होगा। तो ये चारों तो फिक्स है, ये चारों नंबर नहीं होगा आंसर, ना तो 5 होगा, ना 3 होगा, ना 2 होगा, एक ही नंबर बचा। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें, ऐसा ना हो तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए क्या आप समझिए, यहाँ पर एक को पकड़िए, इसका एक को, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इधर से यहाँ गए कि अब क्या दिखा 3, इधर से यहाँ गए क्या दिखा 5, ऐसे लिख लेना है। अब इसका सेम टू सेम एक से घुमाइए। कॉमन अंक को देखना है कि जिसमें दोनों में सेम अंक हो, उसको पकड़ना है। एक इसमें भी था, एक इसमें भी था, तो एक इसमें भी है, एक को देखा, फिर एक से मैंने ऐसे घुमाया। एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, यानी ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे घुमाया, कितना आया 6, फिर ऐसे जा रहे हैं, कितना आया 2। इसका मतलब 3 का उल्टा 6 है, 5 का उल्टा 2 है, ठीक। तो ये दोनों आपस में उल्टा है, तो बच गया कौन सी संख्या, टोटल 6 ही नंबर होता है डाइस में। बात समझ रहे हैं? जबकि यहाँ पर 5 नंबर आ चुका है, 5, 2, 6, 3, 4 और 1, 5 नंबर आ चुका है, तो एक ही नंबर बचा है जो यहाँ पर मिसिंग है। कौन सा नंबर, 4, वही 4 1 का उल्टा होगा, 1 का विपरीत होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर MN एक दर्पण है, तो दर्पण में क्या होता है कि इसका उल्टा फिगर बननी चाहिए। तो K यहाँ पर सीधा साधा है, और K कभी सीधा दर्पण में कभी सीधा बन सकता है क्या? नहीं, तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये सीधा K दे दिया, इसमें भी सीधा K दे दिया, तो ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं K का दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहूँ तो कहने का मतलब K कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो ये दोनों तो सीधा K था, काम खत्म इसका, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। अब रहा और कुछ चीज़ देखने का, है ना। तो और मैं कुछ देखने का यहाँ पर कोशिश करता हूँ, कुछ इसमें पकड़ा जाए। KRT 8 2 H ये है, तो K H के बाद 2, H के बाद यहाँ पर देखिए 2 सीधा लिख दिया है, तो सीधा हो ही नहीं सकता। देखिए ऑप्शन बचा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब माइंडली सोचने का है कि आप कैसे सोच रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और जल्दी आंसर आएगा अगर आप इस तरीके को ध्यान में रखिएगा तो। ओके, नेक्स्ट। देखिए मैं इसलिए, देखिए इस चीज़ को मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज़ को नहीं पढ़िए। क्या है इतना पढ़ने में, कम से कम तो 1 मिनट लग ही जाएगा, लेकिन बात तो वही पूछेगा जो कथन और निष्कर्ष का रहा है ना। तो इसलिए मैं इसको छोटा करके लिख दिया हूँ, उससे कोई मतलब है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, कथन सभी भी है, यानी जितने भी बी है, ये जितने भी बी है वो भी के अंदर आया है। एक भी का मैंने डायग्राम बनाया, ठीक। उसके बाद दूसरा कथन कर रहा है कि सभी के बी है,
यानी जितने भी के है वो बी के अंदर है। अगर इसको मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा बना देता हूँ, ये बी का डायग्राम है, ठीक। तो अब इसने कहा कि सभी के है, के जो है वो बी है, इसका मतलब बी के अंदर के आना चाहिए, इसका मतलब बी के अंदर के आना चाहिए। ये डायग्राम कंप्लीट दोनों कथन से। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए निष्कर्ष अब कौन सा सही हो सकता है, निष्कर्ष ये बात पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सभी के भी है, जितने भी के है क्या वो भी के अंदर दिख रहा है, ये वाला डायग्राम के अंदर दिख रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल तो दिख रहा है। तो ये सही कीजिए ना, बिल्कुल सही है। कोई भी बी नहीं है, इसने दूसरा कथन निष्कर्ष में कहा कि कोई भी बी नहीं है। अच्छा ये एक बात बताइए, कोई भी बी कैसे नहीं हो सकता? जब ये भी के अंदर ही बी है तो कैसे नहीं हो सकता है? आराम से कुछ ना कुछ बी तो, इतना सारा जगह है भी का, वो तो बी ही तो है, लेकिन इसने कहा कि बी ही नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका सिर्फ अनुसरण एक करेगा, केवल एक अनुसरण करेगा। क्या ये चीज़ पढ़ने का ज़रूरत है क्या? जो ऊपर जो लिखा हुआ था निष्कर्ष वगैरह जो भी हो वो पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, क्यों टाइम वेस्ट करने के लिए पढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, कुछ रीजनिंग में इस तरह की भी क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत जीके का जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में। कहीं ना कहीं ये विद्युत धारा से रिलेटेड है, यानी वो भी यूनिट से। तो क्या तापमान को वाट में मापा जाता है? नहीं। जूल को कार्य में मापा जाता है? नहीं। और प्रतिरोध को सेकंड में मापा जाता है? नहीं। प्रतिरोध को तो ओम में मापते हैं। तापमान को आप केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। बल को न्यूटन में मापते हैं, बिल्कुल। बल का ऐसा यूनिट क्या? न्यूटन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, कार्य का एसआई मात्रक देखिए जूल होता है, यहाँ पर हमको ऐसे जाना है, सीधा जाना है। जो विद्युत धारा का एसआई, ये वाला एसआई यूनिट है, ये वाला एसआई यूनिट है, तो इधर वाला एसआई यूनिट होना चाहिए, ना कि इधर वाला। तो ये गलत, तो ये की सही है, तो ये राइट आंसर है। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा और कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा होगा। तो आगे देखते हैं जो भी है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जो भी है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें भी आपका वही काम आता है जो प्लेस वैल्यू है। जैसे मैं कहता हूँ 18 से यहाँ पर 22 हुआ है, इसका मतलब 4 बढ़ा है, और 18 पर भी 22 पर है, तो 4 बढ़ा है, तो 16 में भी 4 बढ़ा दीजिए 20, और 20 पर क्या आता है? टी। तो टी वाला जो भी शुरुआत की होगी वो आंसर होगी। तो इसमें टी नहीं है, इसमें भी टी नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे? अब लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं। 13 से 19 हुआ है, यानी 6 बढ़ा है, तो 17 में भी 6 बढ़ा दीजिए, तो 23, और 23 पर क्या आता है? डब्लू। तो लास्ट में डब्लू होनी चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट वाला चेक किया, तो इधर से भी लास्ट में डब्लू होने चाहिए। अच्छा, दोनों में है, तो चलिए दोनों में डब्लू है, तो डब्लू वाला दोनों। अब अभी यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि इन दोनों में कौन है, तो हम डायरेक्ट सेकंड वाला अगर चेक करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है डायरेक्ट। तो अगर 11 से यहाँ 6 हुआ, तो इसका मतलब 5 घटा है, तो 19 से आप 5 घटाइए तो 14। 14 पर क्या आता है? यानी 14 पर क्या आता है? एन आता है, तो बीच में एन होनी चाहिए, बीच में एन इसमें नहीं है, इसमें है, ये राइट आंसर। क्या बात को समझ रहे? देख रहे हैं प्लेस वैल्यू याद होने का क्या मतलब होता है, क्या महत्व है, तो याद कीजिए ना, कर क्या रहे हैं। देखिए दोस्त, अगर मेरी कोई बात की बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी दोस्त। मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी को हर्ट करूँ, बात समझ रहे? तो थोड़ा सा अगर लग जाए बुरा तो समझिएगा कि भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। ओके। PQRSTU नामक 6 व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होकर एक दीवार पर बैठे हैं। P और S के बीच केवल Q बैठा है। P और S के बीच केवल Q बैठा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो कहने का मतलब एक दीवार है और सब इस तरह से बैठे हैं, सब इस तरह से, और इसकी मुंडी दक्षिण की तरफ यानी सामने होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ होता तो वो साइड मुंडी होता। तो कुछ इस प्रकार से। तो मैं ये बात समझ रहे होंगे कि कितने लोग हैं?
6 लोग को बैठा देते हैं, 6 लोग को यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ। ठीक, तो 6 लोग हो गया। हालांकि ऐसे भी नहीं, आप डंडा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने के लिए दक्षिण की ओर बैठा सकते हैं। इसमें अब चलिए आगे बताता हूँ किसके और भी कैसे इसको कर सकते हैं। पहले एक तरीके को समझिए। तो दक्षिण की दिशा की ओर है, तो जब दक्षिण की दिशा की ओर है, अगर ये सामने देख रहा है तो इसका बायां इधर होगा और यहाँ पर इसका ये दायां साइड होगा, है ना। तो ये बात फिक्स हो गया कि इधर बायां होनी चाहिए और इधर दायां। अच्छा नहीं उल्टा, देखिए मैंने उल्टा बोल दिया। आप भी बैठ कर देखिए ना इस जगह आगे, यानी आप पीछू घूर के देखिए कि आपकी बायां किधर है। ये आपका बायां और ये आपका दायां है, ये है। तो बस इतना चीज़ मैंने किया है और आगे अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस चीज़ को समझते हैं। P और S के बीच केवल Q बैठा है, P और S के बीच Q बैठा है, या तो S या P के बीच Q बैठा है। इस बात से कहने का मतलब ये है, ये 2 कंडीशन हो सकते हैं, P या S के बीच Q लेकिन बीचे में होगा, या S और P के बीच में Q। तो ये 2 कंडीशन इस लाइन का मतलब हो सकता है। U R के ठीक बाएं बैठा है, U R के ठीक बाएं मतलब इधर बैठना चाहिए। U जो है R का इधर बैठना चाहिए, तो R इधर होगा तब ना इसका बाएं होगा, है ना। तो RU, तो ये एक ही कंडीशन में ये पकड़ा गया। T S के दाएं है, T जो है S के दाएं है। दाएं होने का मतलब क्या, इधर होना, इधर। तो S यहाँ है, तो अगर ये T इधर बैठ गया तो ये तो फिर बायां हो गया ना। तो ये वाला कंडीशन गलत, T यहाँ बैठ जाएगा, T यहाँ बैठ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं। तो ये कंडीशन खत्म, तो हमको फाइनल कंडीशन ये मिल गया। तो इस कंडीशन को अभी ध्यान में रखेंगे, अभी बैठाएंगे किसी को नहीं, बैठाएंगे बाद में, मेरी बात को समझिए। T और R के बीच U है, T और R के बीच U है। तो हमें एक कंडीशन यहाँ ये पता चला है, तो T और R के बीच बोल रहा है, T और R के बीच U, है ना। तो क्या हम ऐसे यहाँ पर ये वाला तो पहले ये खत्म हो गया, अगर यहाँ R होता तो यहाँ U होता, तो ये कंडीशन तो पहले ही खत्म हो गया, तो इस कंडीशन में तो लागू कर नहीं सकते। तो बचा हुआ है जो है इधर ही में लागू कर देता हूँ। ये जो T और R के बीच यहाँ पर U को घुसेड़ दीजिए, है कि नहीं। तो बस ये हमारा बात लागू हो गया। अब यहाँ पर बैठा दीजिए RU T S Q P, हो गया ना। तो ये बैठ गया। अब जो हमसे क्वेश्चंस कर रहा है वो देख लेते हैं। S के ठीक दाएं, S के ठीक दाएं, S यहाँ पर है, इसका दायां इधर, इसका दायां किधर, इधर, है ना। तो ये T है, T। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर ये चीज़ अगर आप नहीं भी देखिएगा ना तो इसका आंसर होगा। आप ऐसे बैठा लीजिए, आप अपने हिसाब से 6 आदमी को बैठाइए, एक साइड बायां मान लीजिए, एक साइड बायां मान लीजिए, एक साइड दायां मान लीजिए, और जो कह रहा है उस हिसाब से बैठा दीजिए। अगर ये चीज़ को नहीं भी देखिएगा तो आंसर होगा, करके देखिएगा, आसानी से होगा। यही बात मैं बताने के लिए सोचा था। तो देखिए कर सकते हैं इससे, हालांकि जो भी तरीका पसंद हो आप उसे अपना लीजिए। ओके, नेक्स्ट। यदि घड़ी 11:30 यानी पूर्वा दर्शाती है तो घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखिए कोण निकालने के लिए आप लगा सकते हैं 11 गुना मिनट बटे 2 माइनस घंटा गुना 30, घंटा गुना 30। इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मिनट और घंटा क्या है चलिए समझते हैं। तो ये आपका मिनट है और ये वाला आपका घंटा का वो है जो भी। तो यहाँ पर 11 m के जगह पर 30 और बटे 2 माइनस घंटा के जगह पर 11 ही है गुना 30। ये आपका फार्मूला है, ये वाला 11 फार्मूला का, ये आपका घंटा वाला फार्मूला आया। तो यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए तो 15 गुना 11 165 माइनस 11 33 330। तो आप सोचते होंगे कि ये 165 में 130 यानी 330 को कैसे घटा सकते हैं। तो आप घटा दीजिए बेफिक्र होकर, माइनस को भूल जाइए, माइनस को भूल जाइए। तो घटाइए कितना 5
12 6 गया 6, 2 में गया 165। भले माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले माइनस में हो, यही आपका राइट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि ये मान बड़ा रहता, ये छोटा रहता, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, प्लस में आता तो आसानी से वो भी आंसर था। लेकिन अगर माइनस में भी आए तब पर भी वो आंसर है। अगर इन दोनों तरीकों पर फिर भी आंसर ना हो तब क्या करें? तो जब इन दोनों तरीके करने पर, घटाने पर भी, यानी बड़का में छोटका घटाने पर या छोटका में बड़का घटाने पर भी आंसर ना हो तब क्या करें? तो जो भी आंसर आए, जो भी आपका आंसर आए, इसको माइनस में तो लेना नहीं है, जो भी आंसर आए उसको आप करना क्या है निकालने के लिए? तो देखिए उस स्थिति में जो कोण निकालिएगा वो जो भी ये थीटा का मान जो भी निकला उस 360 में उस मान को घटा दीजिए, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। इससे अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात मेरी समझ गई, इतना जितना बात मैंने यहाँ पर अभी कहा, बात समझ रहे हैं? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्त, भले ही ये वीडियो जो है 1.5 घंटा के समथिंग हो जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप 1.5 घंटा तो दिन भर में यूं ही बिता देते होंगे, या तो खेल कर या रील देखकर या मूवी देखकर या कुछ भी करके यूं ही बिता देते होंगे। अगर ये आप 1.5 घंटा का यूटिलाइज कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर और एक एकाग्रता के साथ देखें, ये नहीं कि आधा घंटा देखें फिर बाद में देखेंगे। उस स्थिति में होता क्या है कि आप फिर बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा, किसी न किसी काम में फंसते रहेंगे और फिर नहीं देख पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप ऐसा टाइम ढूंढें कि जिस टाइम में आपको कोई काम ना और कम से कम 1-1.5 घंटा फ्री हो, और उस टाइम में देखा और पूरा देखने का कोशिश करें। बात समझ रहे हैं? जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है, नहीं कीजिएगा तो मेरा कह लीजिएगा, है ना, वो आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। उस आकृति की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी अलग चुनने के लिए कह रहा है। तो मैं इसमें कैसे अलग चुन सकता हूँ, इस बात को समझिए। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अंदर में 4 लकीर वाला फिगर है और इसके बाहर 1 2 3 4 5, अंदर में 4 लकीर वाला और बाहर 5 लकीर वाला। फिर इसमें चेक करता हूँ 1 2 3 4 5 6, अंदर में 6 लकीर, बाहर वाले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और बाहर में 5, और इसमें अंदर 4 था बाहर 5 था, है ना, बाहर 5 था। फिर इसमें चेक करता हूँ, अंदर में 3 दिख रहा है साफ साफ और बाहर भी 4 दिख रहा है साफ साफ। और इसमें अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5, अंदर में 5 लकीर वाला दिख रहा है और बाहर गिन लूँ तो 1 2 3 4 5 6 और बाहर 6। क्या अब आंसर आपको पता चला कि क्या है? कि अंदर कम है 1 और बाहर 1 ज़्यादा है, अंदर वाले से बाहर 1 ज़्यादा है, अंदर वाले से बाहर 1 ज़्यादा है, अंदर वाले से बाहर 1 ज़्यादा है। इसी में तो उल्टा है कि बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो यही आपका अलग है। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? इतनी तो समझदार हो आप। कितने क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने? लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस लिए हैं। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कराने में दोस्त टाइम लगता है, यह नहीं कि आपको मैं जल्दी जल्दी करा के निकल जाऊं सिर्फ, तो उससे कराने से क्या फ़ायदा जब आपको समझ में ना आए तो, है ना। समझना भी तो ज़रूरी है, तो समझिए, इसीलिए टाइम लगता है। बात समझिए, और कुछ नहीं है। हालांकि कराने का ये 30 क्वेश्चन कितने दिन में? 30 मिनट समझिए, 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे। अगर आप अगर खुद से करते हैं तो, अगर स्पीड में करते हैं तो 30 मिनट में आराम से हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भले कराने में टाइम लगता है, और क्योंकि यहाँ पर हमें बताना भी है, सिर्फ लिखना थोड़ी ना है कि मन ही मन लिखें अच्छा ये पढ़ना निकलना 5 बजे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको समझाना भी है। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो परिमाप क्या होगा? तो ये तो इजी क्वेश्चन ही कर ही लोगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आयत की लंबाई अनुपात में 2 3 2 दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है
वह 3x है और चौड़ाई जो है वह 2x है ना। और इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर जो हमें क्षेत्रफल के बराबर में दिया है 150, तो 6x² बराबर 150, तो x² बराबर 25, तो x बराबर कितना 5। मैं इसको फास्ट कटा रहा हूँ, आप समझिएगा, आप भी कटा सकते हो। तो x बराबर 5 आ गया। तो हमें चाहिए क्या, परिमाप। परिमाप क्या होता है आयत का, कि 2 × L + B, यही ना होता है। तो L कितना 3x और B कितना 2x, तो टोटल 5x और बाहर में 2, तो यानी 10x का मान चाहिए और x का मान हमें 5 निकला है, गुना कर दीजिए 50। ये आपका राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए कभी कदाल जो होता है ना कि वॉइस आपको लगता होगा कि कम आ रहा है, तो दोस्त मतलब कि बिना चेहरा दिखाए हुए, बिना नज़र आए हुए, एक यही तो फ़ायदा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, किस स्थिति में बना रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं या तो बैठ के बना रहा हूँ या लेट के बना रहा हूँ, यानी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो मैं देखिए धीरे बैठते बैठते अगर कहने का मतलब कि बोर होने लगता हूँ तो मैं लेट जाता हूँ और इस तरह से भी बना कर देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वॉइस लगता होगा कि अलग हो रहा है या दूर हो रहा है। तो बात समझने का कोशिश कीजिए, यही तो एक फ़ायदा है कि फेस बिना दिखाए कैसे कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल और एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि कितनी है, तो ये हमसे पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल के बराबर बोला है, यानी L × B के बराबर बोला है, जो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, πr², यही तो बोला है। और हमसे पूछा है परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या 2πr, ये तो हमसे पूछा है। तो चलिए मैं कहीं ना कहीं r को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम L 176 नहीं, जो बड़ी है वो L मान सकते हैं। अगर नहीं भी मानिएगा, दोनों को अलग अलग भी मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा भी मान लीजिएगा तो ये। तो यहाँ पर मैं पाई के जगह पर क्या 22/7 पुट करने बोल रहा है, तो कीजिए 22/7, ठीक है। तो अब कटाइए, देखिए क्या होता है, 22 से 8 दूनी 8 बार में कट रहा है ये, और ये क्या हो गया 8 × 7 × 56 बराबर r², है ना। तो 8 × 7 = 56 × 56, तो ये r² है, तो उठ कर रूट में आ जाएगा, तो r बराबर यहाँ सीधा 56 निकल गया, है ना। वर्गमूल तो निकालने के लिए आता ही होगा। तो यहाँ से अब r पुट कर दीजिए, तो पाई का मान 22/7, r का मान 56, 7 × 8 = 56, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी लास्ट में 2 ही आना चाहिए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है। ये आपका राइट आंसर। हालांकि आप गुना कर लीजिएगा 22 × 8, इतना ही आएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्त, आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन है, चलिए आप कर लेते हैं। मैं सोचे कुछ ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, बड़ी हो गई ये वीडियो। एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री और B से AC पर लंबाई जो है P है, तो BC 10 है, AC 12 है, तो P का मान क्या होगा। यानी कुछ कहने का मतलब एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, और ये 26 समकोण बोल रहा है B, तो समकोण त्रिभुज हमें बनाना होगा। क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। ये B है, B समकोण, तो बाकी बात A और C ये होगा, क्योंकि कोण B बोला है 90 डिग्री होनी चाहिए। B से AC पर लंब डाला गया है, B से AC पर यानी AC भुजा पर लंब डाला गया, एक लंब डाल दिया जो कि P लंबाई की है, तो ये पॉइंट हमने Q मान लिया। कुछ x कुछ भी मान सकते थे, x चलिए मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक। अब जो हमसे कह रहा है उस बात को ध्यान देते हैं
कि इसने कहा क्या रहा है। क्वेश्चन तो हमने जो कहा था वो समझ लिया। तो अब क्या है, BC 10 है यानी ये वाला भुजा 10 और AC 12 है। AC यानी ये वाला 12 है, यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि अब 12 है, ठीक है 12 है। तो हमें P की लंबाई चाहिए यानी ये वाला रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप दोनों का क्षेत्रफल लगा दीजिए। एक ABC का क्षेत्रफल लगाइए, त्रिभुज ABC, हालांकि दोनों जगह तो ABC का क्षेत्रफल लगेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और हम इस त्रिभुज का ऐसे भी बना सकते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये B यहाँ पर और A यहाँ, C यहाँ, ऐसे ये वाला आपका P है, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। और AC ये वाला 12 हमें दे दिया है और P हमें पता है, और यहाँ पर BC 10 दे दिया है। तो हमें यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में इससे कोई लेना देना नहीं है और इस वाले त्रिभुज में इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो इस फिगर में इसको आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, इसमें कुछ है, इसको भूल जाइए। अब देखिए समझिएगा, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, B कितना 10, B कितना 10, इसकी जो है ये आधार हो गया इसका, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी h, ये हाफ BH। समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो h इतना हो गया, तो ये वाला को h हमने मान लिया। तो ये त्रिभुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है तो दोनों का क्षेत्रफल को इक्वल कर देंगे। तो इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं हाफ B, इस स्थिति में आधार इसका क्या है 12, क्या है 12, और इसकी ऊंचाई क्या है P, इसकी ऊंचाई क्या है P। क्या मेरी बात को यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अब इस h को हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, इस h को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, ये कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगा सकते हैं ना। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, यानी कहने का मतलब हमको अगर AB निकालना हो तो AB बराबर क्या 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना 144 माइनस 100 AB स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से कहने का मतलब सीधा सीधा निकल जाएगा √44। क्या निकल जाएगा AB बराबर √44। तो ये वाला h जो है √44 है, कितना है √44। देखिए फाइंड, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा तो सवाल को कैसे कीजिएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो देखिए कट गया, ठीक। तो ये हाफ, ये 10 और h का मान √44, और हमें हाफ 12, और हमें चाहिए ये वाला P। यहाँ से जो ये वाला रेखा खींचा गया था वो P, क्योंकि इसने कहा कि P लंबाई है तो P हमें चाहिए। बस निकाल लीजिए, फाइंड कीजिए। हाफ से हाफ खत्म, 12 से यानी 12 जो है 2 से 6 बार में और ये 5 बार में, है ना। तो इसका आगे समझिए, तो यहाँ से ये क्या निकल कर आ जाएगा P बराबर 5√44/6। क्या इतनी आंसर ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो चलिए देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसका। इस 44 को हम और भी कुछ कर सकते हैं। ये 4 गुना 11 है और 4 का वर्गमूल 2, यानी 5 गुना 2 √11/6। 6 से ये 6 जो है 2 से 3 बार में, तो घुमा फिरा के जो आंसर आ गया 5√11/3। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। तो
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले रोक कर करने का कोशिश कीजिए ताकि आप आगे समझ सको, और जब आप कोशिश कीजिएगा और उसके बाद समझने का कोशिश कीजिएगा जो यहाँ देखने का, तो वो सीखने का मजा ही कुछ और होगा। ये क्वेश्चंस मैंने कल की वीडियो में पूछा था कि स्लिप पॉइंट पद किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, जो कि कल का आंसर है। ओके, नेक्स्ट, और जो आज के लिए मैंने क्वेश्चंस दे रहा है उसको, इस क्वेश्चन को बताइएगा कि निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल के लिए प्रचुर स्रोत है, प्रचुर स्रोत है। तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। ओके, हालांकि इसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया हूँ इस क्वेश्चंस को, तो जरूर कोशिश देने का कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं है, अब ये कुछ प्रचार है। समझिए कि अगर इतना देर तक रुके हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ दोस्त अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप तक रेगुलर मिले और हर प्रतिदिन मिले, जिससे कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी बूस्ट मिल सके, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा तैयारी हो सके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि इस तरह का कंटेंट जो है अदर जगह पर आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ मैं आपको जितना कम समय में करवा दूंगा उतना आप कहीं नहीं कर पाओगे, आप देख लेना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी बाद लाइक तो कर ही सकते हैं, इसके लिए तो आपको पैसा लगता नहीं है, सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं लगेगा, ना ही शेयर करने में। भले हो सकता है कि हमारी मोटिवेशन को आप बढ़ा सकते हैं, हमारी वीडियो बनाने की इच्छा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं ये सारे काम करके, नहीं तो फिर आप समझ ही सकते हो। बाकी बाद आप समझदार हो, समझने के लिए तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और ये बातें मैंने इस वीडियो में ही नहीं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, तो ये सब बोलना पड़ता है दोस्त। बाकी हालांकि अब फिर वही बात मैं बोल रहा था, क्या करूँ, आदत हो गया है, और इसी तरह का आदत आपको मैथ रीजनिंग और पढ़ाई में बनाना है कि आदत हो जाए कि पढ़ना ही है, और जब ये आदत बनेगी तो आप निश्चित ही पढ़ोगे, और जब मेरी आदत है तो हम निश्चित ही बोल पा रहे हैं तो आप भी बोल पाओगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बात जो भी बातें होंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।